Let's talk about partial pressure of gases and the lung volume capacity as well as the transport of oxygen and carbon dioxide. तो बच्चों, this is the page number 898 of Tortora. As you all know about the phases of respiration, external and internal respiration, जब हमने external respiration की बात की थी, which includes the exchange of gases at the level of pulmonary capillaries when the air comes from the environment into the alveoli और alveoli से जब ये blood capillary या फिर pulmonary capillary में जो है ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या आप कह सकते हैं फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो ऑक्सीजन क्योंकि अल्वेलाई में ज़्यादा होती है हायर, तो वो डिफ्यूज हो जाएगी जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। तो जब ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स में जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली जाती है अल्वेलाई में और अल्वेलाई से जो है मिल जाती है हमें ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम मैंने आपको बताई थी, तो बच्चों आप इससे वाकिफ होंगे। मैंने ये क्या बनाया है, एल्वियोलस बनाया है और ये इसके सेल्स हैं जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है इनकी, फ्लैट शेप। तो बच्चों मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये है गैसियस एक्सचेंज सरफेस की। और आपको ये मैं पिछले लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे मेरे पिछली वीडियोस ऑन द रेस्पिरेशन, उसमें हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दिस इज द सरफेस वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द पल्मोनरी कैपिलरीज। तो ये एक एल्वेलाई है, एल्वियोलस आप कह सकते हैं सिंगुलर, और इसमें सिंपल स्क्वेमस सेल्स से जो है ये इसकी एपिथेलियम बनी हुई है और दे आर डिजाइंड फॉर द डिफ्यूजन पर्पस। तो ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है सिंपल स्क्वेमस सेल्स की और आसानी से डिफ्यूजन हो जाती है। और डिफ्यूजन आपको पता है हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर होती है। आप ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं हवा, तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते ऑक्सीजन एयर में अंदर से, लेकिन डिफ्यूजन सिर्फ ऑक्सीजन की होती है। दूसरी गैसेस भी जाती हैं लेकिन दे ऑल आर इनर्ट। 21% आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो एयर में शामिल है। सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट गैस आप कह सकते हैं, सबसे हाईएस्ट जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज इनर्ट और वो कुछ एज सच इट डज नॉट प्ले एनी रोल, तो हम वैसे ही एक्सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो गए, दीज आर पल्मोनरी कैपिलरीज। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसकी मैं लेबलिंग कर रही हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मैंने लेबलिंग की है, दिस इज स्क्वेमस सेल्स ऑफ एल्वेलाई। अच्छा, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई है मैंने आपको पिछले वीडियो में लेक्चर में बताया था, 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं गैस एक्सचेंज सरफेस की। तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया, गैस एक्सचेंज सरफेस कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, लेकिन ये 3 इसलिए लगती हैं क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दिस इज एल्वेलाई और कैपिलरी की, पल्मोनरी कैपिलरी की फ्यूज होती है, एक दूसरे से अडहेयर होती है ये, इस वजह से हमें 3 लगती हैं लेयर्स। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपने ये याद रखना है, दिस इज ऑलवेज नॉन सेलुलर, इसमें कोई सेल्स नहीं होते, ठीक है। जब पे सिंपल स्क्वेमस सेल्स में जो है वो न्यूक्लिया होते हैं, तो ये सेल्स होते हैं प्रॉपर। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये सेल्स नहीं है, इसमें ग्लूकोज है और सम अदर मटेरियल इससे बनी होती है। ब्लड कैपिलरी 2 टाइप की हैं। कैपिलरीज तो आपको पता है, ना वेन्स ना आर्टरी, वहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ कैपिलरी में होता है। अच्छा, एक होती है पल्मोनरी कैपिलरी, एक सिस्टमिक कैपिलरी है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो सिस्टमिक कैपिलरीज में होगा, और जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की तो वो है पल्मोनरी कैपिलरी। ये भी स्क्वेमस सेल से बनी हुई है और अगर कैपिलरी की जब हम बात करते हैं तो वो जो स्क्वेमस सेल्स हैं उनको एंडोथेलियम का नाम लेते हैं। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू लोअर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
तो ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन यहाँ से आ जाती है, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन जो है ये एल्वेलाई में चली जाती है। तो बच्चों ये आप गैस एक्सचेंज सरफेस कह लें या रेस्पिरेटरी सरफेस कह लें, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं 4 लेयर्स, या आप नोट कर लीजिएगा। तो मकसद बताने का यहाँ पे ये है कि सिर्फ आपको ये जो गैस एक्सचेंज सरफेस है जो पिछले मैंने पहले भी पढ़ाया है, अब आप यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन कितनी आ रही है, कितना प्रेशर है यहाँ पे एल्वेलाई में, ये सवाल है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो जो टर्म इस्तेमाल होती है प्रेशर के लिए वो हमेशा पार्शियल प्रेशर होती है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पार्शियल प्रेशर या प्रेशर में क्या फ़र्क है। तो पार्शियल प्रेशर या प्रेशर सेम बात है, ठीक है। जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं हम यहाँ पे प्रेशर कहते हैं गैसेस के लिए। अच्छा, यहाँ पे एल्वेलाई से जब आ गई कैपिलरी में, यहाँ पे कितना प्रेशर है, ये तो बात हो गई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, क्योंकि यहाँ पे एल्वेलाई इन्वॉल्व है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन देखते हैं। अब आप पेज खोल लीजिए 898 टॉर्टोरा का, ये है फिगर 23.17, चेंजेस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेशर जो है वो हमेशा mm ऑफ मरकरी Hg में लिया जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन कितना होता है। तो बच्चों ये देखें एटमॉस्फेयर के अंदर, तो बच्चों ये देख लीजिए एटमॉस्फेरिक मतलब हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो होती है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है 0.3 mmHg। इसी तरह से एल्वेलाई की बात करते हैं। ये एल्वेलाई में होता है ऑक्सीजन का प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह से ब्लड के अंदर अब बात करते हैं। जब इंटरनल रेस्पिरेशन में जब लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके आर्टरीज, और आर्टरीज से ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के अंदर आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं है सेल्स। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो है 100 और कार्बन डाइऑक्साइड है 40। इसी तरह से जब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और ये वापस जा रहा होता है लंग्स की तरफ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है तो 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड है 45। अच्छा, इसको याद रखने के लिए एक मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ क्या बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने एल्वेलाई बनाए सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये मैं नॉन एनाटॉमिकल डायग्राम बनाई है सिर्फ समझाने के लिए। तो ये है आपका एल्वेलाई, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने बनाया है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड से शो किया हुआ है, हार्ट में आ रहा है, हार्ट से जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के अंदर, ये टिश्यूज हैं। फिर जब टिश्यूज ऑक्सीजन ले लेंगे ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से जाएगा ये लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, और लंग्स से फिर ये एल्वेलाई में जो कि है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और यहाँ पे हो रही है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो बच्चों ये डायग्राम कंप्लीट है। अब आपने यहाँ पे क्या है, ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दिखाया है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में देखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है। अच्छा, जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ये तो आपको समझ आता है। और टिश्यूज डीऑक्सीजनेटेड है। अच्छा, याद रख लीजिएगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड हम वर्ड कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। तो सबसे पहला रूल आपने याद रखना है कि कोई भी गैस जो है वो जीरो प्रेशर नहीं होता, तो देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ दैट गैस जहाँ पे वो कम होती है, तो उसे डीऑक्सीजनेटेड, फॉर एग्जांपल डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज या ब्लड को अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ख़त्म नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा नहीं है।
यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कोई भी गैस जीरो नहीं होती। कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों साथ मौजूद होती ही हैं। तो हम देखेंगे इन दोनों का प्रेशर एल्वेलाई में कि जब हवा से हवा अंदर आती है तो ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वेलाई में कितना होता है। फिर जब आप वो ऑक्सीजनेशन हो जाती है लंग्स से, जब वो बॉडी में जाता है, ब्लड में आती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है। कार्बन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कुछ अमाउंट में होती ही होती है। जीरो और नहीं है कोई भी, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ जीरो। ठीक है। इसी तरह से जब ये टिश्यूज में जाती है इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू, और टिश्यूज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ले लेते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, ब्लड कैपिलरीज से ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होता है। फिर जब ये वापस हार्ट की तरफ जाती है और ऑक्सीजन इसमें से खत्म मतलब कि कम हो जाती है और ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, तो इसमें कितना होता है। तो याद रख लीजिए कि जिस गैस का सबसे कम प्रेशर होता है वो 40 mmHg से ज्यादा नहीं होता या उससे कम नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम प्रेशर ऑफ एनी गैस इज 40 mmHg। तो एल्वेलाई में आप खुद सोचें कि ऑक्सीजन ज्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है हवा के अंदर 21% जो है वो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ 0.3% है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 40 जो है, यहाँ पे सबसे पहले 40 रख दें। सबसे पहले जितने भी कम है प्रेशर, जहां भी कम होंगे वो आपने रख दिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने 40 रख दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि अल्वलाई में जो है आपको पता है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होगा, इसीलिए जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करती है लंग्स में, पल्मोनरी कैपिलरीज में। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन, नाम ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। तो यहाँ भी 40 आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो कम होगी गैस का प्रेशर वो 40 होगा हमेशा। तो मैं mmHg इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अब टिश्यूज, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, टिश्यूज डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन फिर यहाँ पे आ गई 40। तो यहाँ पे 40 लिख दिया है मैंने, ये डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे कम कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस कम होगी, तो यहाँ भी लिख देते हैं 40। अब दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम जहां भी ब्लड के अंदर मौजूद है वो 45 से ज्यादा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इतनी टेंडेंसी ही नहीं है कि अपने आप का प्रेशर वो 45 से ज्यादा कर सके। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जहां भी डीऑक्सीजनेटेड है तो जहां वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो 45 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब कहने का ये है कि जहां भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो कोई प्रेशर इन दोनों जगह पे, एक जगह पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कहीं पे जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा है। दोनों में एक तरह का कंपटीशन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहां पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अच्छा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी 40 है, ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो जस्ट उससे 5% ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी पूरी बॉडी में ज्यादा होगी मैक्सिमम वो 45 से ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल
डीऑक्सीनेटेड टिश्यूज हैं, डीऑक्सीनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई 45। दैट्स इट। ये 45 यहाँ पे हो गई। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे 45 हो गई। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ेगी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन 40 है तो कार्बन डाइऑक्साइड 45 है। उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये इसका वजह ये है कि ये टॉक्सिक है। तो इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से ये 45 होती है। अब आपके पास दो जगहें रह गई हैं सिर्फ। वो है एल्वलाई जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, और दूसरा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। और यहाँ का लिए आपको इस तरह याद रखना है। अच्छा, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो एल्वलाई के अंदर होता है प्रेशर 105। 105 हो गया अकॉर्डिंग टू टॉर्टोरा। लेकिन कुछ बुक्स ना ये 104 कहती हैं, तो हम टॉर्टोरा के हिसाब से चलेंगे। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे होगी 100। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है वो 100 होता है प्रेशर, और एल्वलाई में जो है वो 105 है। तो ये आपको याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। अच्छा, ये पॉइंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग ये मैं लिख रही हूँ, सो दैट यू कैन मेमोराइज इजीली। मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की 45 mmHg है। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस विल बिकम इजी फॉर यू। अब यहाँ पे जो टॉर्टोरा में लिखा हुआ है, दिस इज द सेम थिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्वलाई के अंदर 105 40। आपको पता चल गया है 40 क्यों है, मिनिमम 40 होता है। 105 ऑक्सीजन का है। नीचे आते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 100 है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। ये भी आपको समझ आ गया है क्यों है। अच्छा, टिश्यूज के अंदर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, कार्बन ऑक्सीजन जो है 40 है, बिकॉज मिनिमम 40 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम 45 होता है। और यहाँ भी जो है ये 40 और 45 है डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब ये मैंने एक सर्कुलेशन दिखाई हुई है, पल्मोनरी और सिस्टमिक, और यहाँ पे जो है किस तरह से गैस एक्सचेंज होता है। दिस इज एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ये यहाँ पे ये चार्ट बना के मेंशन कर दिया है। जब आपको वो याद हो जाएगा और इसके पीछे रीजन भी समझ आता है तो दिस इज। अच्छा, यहाँ पे 104 लिखा हुआ है, ये करेक्शन करनी है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 95 लिखा, मैंने 95 कुछ बुक्स में 95 मेंशन है, तो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया है अकॉर्डिंग टू टॉर्टोरा, और यहाँ 104 था या 105 कर दिया है। आप लोग भी जो पावर पॉइंट है उसमें भी सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये एडिट नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भी आपको सारा समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बुक जो है तकरीबन फिजियोलॉजी की जो दूसरी बुक्स हैं उसमें ये मेंशन है। तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। 95 भी सही है, 100 भी सही है, 104 105 ये दोनों सही हैं ऑक्सीजन के प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। नंबर 1 इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में हवा जो है हम इंस्पायर इनहेल करना या एक्सहेल करना कितना करते हैं उसका वॉल्यूम। तो ये तकरीबन होता है
500 ml, ये मैंने जब आपको बताया था फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन इंटरनल और एक्सटर्नल पिछली वीडियो में, तो उसमें ये बताया था ये 500 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है। तो आपको पता है कि हम 1 मिनट के अंदर 12 से 16 मरतबा सांस लेते हैं। तो अगर एक तकरीबन 500 ml जो है, अगर हर सांस में 500 ml हम जो है वो वॉल्यूम हमारे अंदर जो है हम लेते हैं रेस्पिरेशन में, तो 1 मिनट में कितना होना चाहिए? 6000 से 8000 ml पर मिनट जो है हमारे अंदर हवा जाती है। अच्छा, ये डायग्राम जो नजर आ रही है आपको, ये स्पायरोमीट्री टेस्ट है। हम लंग के वॉल्यूम और कैपेसिटीज को जो है वो स्पायरोमीट्री टेस्ट से मेजर करते हैं। स्पायरोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लंग की वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं, और टेस्ट का नाम होता है स्पायरोमीट्री टेस्ट। तो टाइडल वॉल्यूम में 500 ml आप इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन मैंने पिछले आपको लेक्चर में भी बताया था, ये क्वाइट नॉर्मल रेस्पिरेशन जिसके अंदर सिर्फ दो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक था डायफ्राम और एक था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स। तो अब ये जो 500 ml एयर जो है, जो हवा आपके लंग्स में जा रही है, तो ये 500 पूरे के पूरे अलवलाए नहीं पहुंचते। 150 जो वॉल्यूम है वो आपके कंडक्टिंग जोन में होता रह जाता है, और बाकी जो अलवलाए तक पहुंचता है वो 350 ml के करीबन तकरीबन वहां तक 350 तक पहुंचता है। तो आप ये कह सकते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट और एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट अलग है, अलग अलग होता है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब है कि आपने 500 ml टाइडल वॉल्यूम हवा अंदर ले ली अपने लंग्स के अंदर। इसके अलावा आप जोर से सांस खींच के अपने और कितना एडिशनल हवा ले सकते हैं अपने लंग्स में। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर या इनहेल बाय अ फोर्सेबल इंस्पायरेशन। एक तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में आप इनहेल करते हैं, लेकिन आप जोर से खींच के सांस को ऐसे ऐसे हवा लेके जाते हैं अंदर, तो ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है तकरीबन 2500 से 3000 ml, और ये वेरी करता है एज के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर कोई हेल्दी यंग है, तो हेल्दी यंग पर्सन में जो है वो 2500 से 3000 है। ओल्डरली पीपल या फिर एल्डरली पीपल जो है, ओल्ड एज पीपल, इनमें ये कम होता है। इस तरह से नॉन स्मोकर और स्मोकर्स में ये कम होता है, नॉन स्मोकर्स में ये ज़्यादा होता है। और जो लोग हाई एल्टीट्यूड या सी के करीब रहते हैं, उनमें भी इनमें मतलब स्लाइट वेरिएशन पाई जाती है, नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बिल्कुल अपोजिट होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। तो इसमें क्या है कि आपने सांस ले ली, सांस बाहर निकाली, सॉरी, टाइडल वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, जो कि आप नॉर्मली जितने भी एक्सहेल करते हैं हवा वो 500 के करीब है। तो अब आप ताकत लगा के फोर्सेबली, जबरदस्ती और ज्यादा एयर कितनी निकाल सकते हैं, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। तो आपने सांस निकाली और कितनी जोर से हवा निकाली अपने मुंह से या फिर एक्सहेल किया, तो ये वो है, और ये होता है 1000 से 1100 ml के करीब। और वही फैक्टर्स अप्लाई होते हैं जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में होते हैं, मतलब एज फैक्टर हो गया, और मेल्स में ये ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू फीमेल्स। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी एफर्ट कर लें, ताकत लगा लें, एक्सपायरेशन, फोर्सेबल एक्सपायरेशन मतलब आपने हवा जोर से निकाली फोर्सेबली, उसके बावजूद आपके लंग्स में कुछ ना कुछ हवा रह ही जाती है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। तो मतलब फोर्सेबल एक्सपायरेशन करने के बाद, एक्सहेल करने के बाद जो हवा लंग्स में रहती है, कुछ ना कुछ रह ही जाती है, और वो है 1100 से 1200 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल 500 ml एक्सपायर करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर। तो टोटल वॉल्यूम आप कितना इनहेल कर सकते हैं
दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला है IRV और टाइडल वॉल्यूम। तो ये है टोटल वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद एक आपने 500 ml तो गई ही, उसके बाद जो आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मतलब आप फोर्सिबली और कितना इनहेल हवा ले सकते हैं, तो ये उसका टोटल वॉल्यूम बता रहे हैं लंग का, और इसका फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम फोर्सिबली हवा अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी उसका अपोजिट है कि टोटल आपने नॉर्मल इनहेलेशन के बाद आपने एक्सेल किया जो कि 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम में, उसके बाद और ताकत लगा के एफर्ट लगा के जितनी हवा निकाली, तो उसका टोटल जो है वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी एक्सपायर करने की, एक्सहेल करने की नॉर्मल इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के बाद, और ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा बच्चों, तो बच्चों हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जमा करते हैं तो बनता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को हम जमा करते हैं तो ये बनता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और अगर इन तीनों को टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम जमा करते हैं तो वो बनता है वाइटल कैपेसिटी, और इन सबको हम जमा करते हैं, मिलाते हैं, तो ये बनता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये एक आसान तरीका मैंने आपको बताया याद कर रखने का, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, आपने ये चार याद रखनी है वैल्यूज। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ERV और RV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन गया। इन तीनों टाइडल, इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम प्लस करेंगे तो बन जाता है वाइटल कैपेसिटी, और इन सबको करेंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाता है। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वो भी सिमिलर है कि आपने 500 ml हवा बाहर अंदर ली, और उसके बाद 500 ml हवा बाहर निकाली, और उसके बाद और मजीद फोर्सिबली एफर्ट करके जो हवा निकाली वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाता है। अच्छा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद 500 ml निकालने के बाद जो थोड़ा बहुत भी जो वॉल्यूम रहता है हमारे लंग्स में वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया था पहले, पीछे वाली स्लाइड में इधर। तो ये ERV प्लस RV को इसका फॉर्मूला है, जमा करेंगे तो हमारे पास FRC आ जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये आपका होमवर्क भी है, आप मुझे इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल, आपने जोर से हवा सांस बाहर निकाली और फोर्सबली एफर्ट करके जितनी आप मैक्सिमम हवा अंदर लेके जा सकते हैं, या फिर आपने हवा अंदर ली बहुत एफर्ट करके और फिर एफर्ट करके बाहर निकाली, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। तो एक ही बात है, और इसको जो है हम फार्मूला है इसका ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो और टाइडल वॉल्यूम और IRV। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो नॉर्मल 500 ml लेने के बाद आप मजीद और कितना जो है वो हवा बाहर निकाल सकते हैं, और या फिर IRV इनहेल करने के बाद मैक्सिमम एयर और मजीद एफर्ट करके कितनी अंदर ले सकते हैं, यह है वाइटल कैपेसिटी। तो फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद मतलब ताकत लगाने के बाद, एफर्ट के बाद जो आप हवा अंदर ले रहे हैं अपने लंग्स के अंदर, तो वो कितनी हवा आपके लंग्स में आ सकती है, एकोमोडेट हो सकती है, उसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। तो ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV, टाइडल वॉल्यूम और IRV, इन सब को हम जमा करते हैं तो ये बनता है टोटल लंग कैपेसिटी। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी ये है कि VC वाइटल कैपेसिटी या रेजिडुअल वॉल्यूम।
तो आप इसको, ये भी आपका होमवर्क है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो बच्चों ये है स्पायरोग्राम और यहाँ से सारी लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज शो हो रही हैं। रेस्टिंग स्टेज पे टाइडल वॉल्यूम हुआ, फिर ये थोड़ा सा नीचे गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर गया, ये टोटल लंग कैपेसिटी शो हो रहा है यहाँ पे। और जो नीचे वाली वैल्यू है जो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है वो है रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, आपने एक असाइनमेंट ये है छोटा सा कि आपने बताना है एल्वियोलर डेड स्पेस। एल्वियोलर, तो आपने मुझे ये बताना है, दिस इज योर असाइनमेंट। एल्वियोलर डेड स्पेस क्या होता है बच्चों?